हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। और हमने स्टार्ट किया था ACF और फॉरेस्ट रेंजर एग्जामिनेशन। अलग अलग स्टेट्स में जो होते हैं उसके प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। कॉमन टॉपिक्स में लेके चलते जा रही हूँ। तो हमने सिलेबस वाइज पढ़ा है फॉरेस्ट्री अब तक। सिर्फ इसमें एक टॉपिक बचा है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और ये जो लेक्चर है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का, वो काफ़ी लंबा होने वाला है। कारण ये है कि मैं सारे टर्मिनोलॉजीज इसमें कवर करूँगी। लगभग 2 से 3 पार्ट्स लगेंगे। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके, और इतने अच्छे से कवर होंगे कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आया तो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज बायोडाइवर्सिटी के बेसिक्स सीखेंगे हिंदी में और इंग्लिश में भी। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि 2004 में अगर बात करें, जितने भी प्लांट्स हैं, मतलब पौधे हैं, और साथ ही एनिमल स्पीसीज हैं, या जो जीवों की जो भी प्रजातियां हैं, उनको अगर डिस्क्राइब किया गया है IUCN के द्वारा, तो लगभग ये 1.5 मिलियन से ज़्यादा है इनकी डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर एस्टिमेट करें हम ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब वैश्विक रूप से अगर आप देखें जो भी प्रजातियाँ पाई जाती है, उन पर अगर विविधताओं की बात करें तो लगभग काफ़ी सैकड़ों करोड़ों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो पोर्शन है, सबसे ज़्यादा भाग अगर देखेंगे आप किसी भी प्रजाति का, तो आप उसको कहाँ पर आप पाएंगे, तो ट्रॉपिक्स में पाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ ट्रॉपिक क्या है। ये हमारी पृथ्वी है, जो कि आपको पता है कौन से शेप की होती है, तो जियोइड शेप की होती है। जियोइड शेप वो होता है जिसमें ऊपर का भाग और नीचे का भाग क्या होता है, चपटा होता है, चपटी गोल कहते हैं हम। ठीक है, तो जियोइड शेप की है। अगर आप NCERT में भी देखेंगे तो जियोइड वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, हम स्फेरिकल कहते हैं, बट ये टोटल स्फेरिकल या गोलाकार नहीं है। तो हमने हमारी सुविधा के हिसाब से किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हमारी पृथ्वी को बीच से एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू डिवाइड किया, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी 2 रेखाओं में विभाजित है। एक होता है अक्षांश, जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इस तरीके से याद रखिएगा कि लेटा हुआ। लेटा हुआ मतलब क्या है, लैटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं अक्षांश। और दूसरी रेखाओं में हमने बांटा है, उसको कहते हैं देशांतर। जहाँ पर कोई भी अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं, वहीं से किसी भी जगह की पोजीशन हमको पता चलती है। इसीलिए हमने हमारी पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर में बांटा है। तो भूमध्य रेखा जो है या इक्वेटर है, उसके ऊपर में हमने एक और रेखा खींची जो लैटिट्यूड है, और उसके नीचे में भी एक और रेखा खींची जो लैटिट्यूड है। तो यहाँ पर 23 डिग्री हाफ मिनट या मिनट में, आधे मिनट में हमने क्या खींचा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। और 23 डिग्री एंड हाफ मिनट में नीचे में जो रेखा खींची वो क्या थे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अभी। तो मैंने आपको क्या बताया, मेजॉरिटी जो भी आपको प्रजातियां मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी, तो यही ट्रॉपिक्स में मिलेंगी। अब मोर देन अगर 70% जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं, स्पीसीज पाई जाती हैं एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स में पाई जाती हैं, और लगभग 22% आपको कहाँ मिलेंगे, तो प्लांट्स में मिलेंगे, जिसमें एल्गी, फंगस, बायोफ्राइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये सारे शामिल हैं। ठीक है, अगर एनिमल्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन से होंगे, कीड़े मकोड़े। आप जानते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप मिलते हैं। टेक्सोनॉमिक ग्रुप मतलब आप उनको डिवाइड कर दिए, इंसेक्ट को वापस प्रॉपरली क्लासीफाई कर दिए उनको। तो इंसेक्ट के ग्रुप में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस मतलब उनमें सबसे ज़्यादा प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जो कि लगभग पूरे एनिमल स्पीसीज का 70% होता है। ठीक है, तो
अगर बात करें फंगस की, तो फंगस की जितनी भी प्रजातियां पाई जाती, स्पीसीज पाई जाती, वैश्विक रूप से अगर देखें तो टोटल जितने भी प्रजातियां आप फिश की देखेंगे, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और भूमि दोनों जगह पे रह सकते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स जैसे कि आप जानते हैं, लिजार्ड सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। और मैमल्स मतलब स्तनधारी। तो ये सब की अगर मान लीजिए आप पूरी स्पीसीज़ को मिला लेते हैं, पूरी प्रजातियों को मिला लेते हैं, तो उसमें उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा, फंगस की स्पीसीज़ देखने को मिलेगी। और लार्जली अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर आपको जैव विविधता देखनी है तो आपको कहाँ मिलेगा, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में, जो कि कहाँ है, साउथ अमेरिका में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एनिमल्स की बात की जाए तो उसमें लगभग मेजॉरिटी पोर्शन किसका होगा, इंसेक्ट का। तो ये आप देख सकते हैं मेजॉरिटी पोर्शन इनका है, इन्हीं को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ जाएंगे, मैमल्स जो स्तनधारी, बर्ड्स पक्षी, रेप्टाइल्स जो कि ज़मीन पे चलते हैं, एम्फीबियंस जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, और फिशेस। तो ये याद रखिएगा वर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं, साथ ही ये याद रखिएगा इनवर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं। और उसके बाद क्या आ जाएंगे, प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी मैंने आपको बताया था मेजॉरिटी पोर्शन किसका होगा, तो फंगस का, ठीक है। फंगस में सबसे ज़्यादा आपको विविधताएँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, एंजियोस्पर्म्स, फिर उसके बाद मोजेस, फर्न्स एंड एलिस, एल्गी एंड लाइकन। आप टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। जैसे ही टॉपिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपको नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन हमको देखनी है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी का हिंदी में मतलब होता है जैव विविधता। तो जैव विविधता एक्चुअल में क्या होती है, ये एक वैरायटी है, विविधताएं हैं, किस में देखने मिलेंगी, तो प्लांट्स में देखने मिलेंगी और एनिमल लाइफ में देखने मिलेगी विश्व में, ठीक है। वैश्विक स्तर पर आप देख सकते हैं, या किसी जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर इनका रहना होता है, हैबिटाट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर भी आप बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को अगर आपको मापना है तो उसके लिए दो मेजर कंपोनेंट लगते हैं। पहला होता है स्पीसीज रिचनेस, दूसरा होता है स्पीसीज इवननेस। ये जो दोनों टर्म है इसको मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। तो स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, इट इज़ द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। किसी भी समुदाय में जितने भी विविधताएं आप देख रहे हैं प्रजातियों में, ठीक है, जितनी भी प्रजातियां आपको किसी भी समुदाय में मिल रही हैं वो कितने नंबर में है, तो उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, स्पीसीज रिचनेस। अब देखते हैं स्पीसीज इवननेस। तो स्पीसीज इवननेस क्या है, ये डिफरेंस देखेंगे कि किसी भी एरिया में, ठीक है, किसी भी एरिया में आपको जितने भी कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, कोई भी प्रजाति है, अलग अलग प्रजाति किसी भी एरिया में रहेंगी, तो उस एरिया में किसकी मतलब जो किस टाइप की जो प्रजाति है उसकी अबंडेंस आपको देखने को मिलेगी एक दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 बकरियाँ हैं और 5 हिरण हैं और 4 क्या हो गई, काऊ हो गई मान लीजिए। तो इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, एक एरिया में अलग अलग टाइप की प्रजाति मिल रही है आपको, और वो किस मात्रा में है, तो इसके हिसाब से स्पीसीज इवननेस हम डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई फॉरेस्ट है जिसमें 4 टाइगर है, 5 डियर है, 6 रैबिट्स है, ठीक है, और बी में क्या है, 1 टाइगर, 6 डियर और 8 रैबिट्स हैं, तो बोध अगर सैंपल को आप लेंगे तो उसमें सेम रिचनेस देखने को मिल रही है, 3 स्पीसीज है, 3 स्पीसीज रिचनेस देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर क्या क्या मिला हमको, टाइगर, डियर और रैबिट, मतलब स्पीसीज कितनी हो गई, 3, या प्रजाति कितनी हो गई, 3। और उसमें से
अगर देखा जाए तो स्पीसीज रिचनेस इसी को हम कहेंगे। और टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल दोनों में क्या मिल रहा है हमको 15। मतलब अलग अलग अगर आप गणना करें तो सारी प्रजातियों को मिलाकर के नंबर कितने हुए तो 15। लेकिन फॉरेस्ट ए की अगर बात करें तो उसमें इवननेस ज़्यादा मिल रही है। देखिए जैसे कि 4, 5, 6, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक ही टाइगर है, 6 डियर है और 8 रेबिट्स है। तो इवननेस कहाँ देखने को मिली, फॉरेस्ट ए में, और कहाँ नहीं देखने को मिली तो फॉरेस्ट बी में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इवननेस कम रहती है तो इसमें जो प्रजातियां हैं वो डोमिनेटिंग होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों, या आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना है। इसको आप एज इट इज़, अगर आपका मेंस होता है, मेंस में आप जानते हैं जैसे कि बायो टॉपिक है, एनवायरनमेंट टॉपिक है, पर्यावरण टॉपिक है, तो उसमें अगर लिखने के लिए आए तो आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। अब इसी तरीके से आप विविधताओं को बांट भी सकते हैं अल्फ़ा, बीटा, एक्सेट्रा टाइप्स में। तो सबसे पहले देख लेते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होती है। ये ऐसी डाइवर्सिटी है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या इकोसिस्टम में या पारिस्थितिकी तंत्र में, जिसको आप नंबर ऑफ स्पीसीज से या स्पीसीज रिचनेस से बताएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया स्पीसीज रिचनेस क्या होगी। किसी भी क्षेत्र में जितने भी, जैसे मैंने बताया था टाइगर्स मान लीजिए 5 है, तो क्या हुआ, ये इसकी स्पीसीज की रिचनेस हुई। ठीक है, तो ये स्पीसीज रिचनेस हुई किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी में हम क्या देखते हैं, स्पीसीज रिचनेस देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी में क्या होगा, आप अलग अलग जो पारिस्थितिकी तंत्र है या इकोसिस्टम है उसको कंपेयर करेंगे। और यूजुअली किस में मेजर करेंगे, इसमें कि दोनों में कितनी स्पीसीज, जैसे मैंने अभी बताया था फॉरेस्ट ए और फॉरेस्ट बी, मान लीजिए इसमें 10 प्रजातियाँ रह रही हैं, इसमें 11 प्रजातियाँ रह रही है, इस तरीके से, या एक प्रजाति के 10 लोग रह रहे हैं या इसमें 11 लोग रह रहे हैं, तो ये दोनों का जो कंपैरिजन हुआ ना, इसको हम कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, दो पारिस्थितिकी तंत्र का जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं उसे कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। और उसको कैसे देखेंगे कि अमाउंट ऑफ स्पीसीज में कैसे चेंज हुआ है या परिवर्तन हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, तो गामा डाइवर्सिटी है। अब देखते हैं गामा डाइवर्सिटी क्या होती है। तो गामा डाइवर्सिटी क्या होगा, ओवरऑल जो पूरी विविधता आपको देखने को मिल रही है अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी रीजन में। ठीक है, ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। अब देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, या जीन्स के लेवल पे अगर आप देखें तो डाइवर्सिटी क्या होती है। जीन्स आपको पता है ऐसा प्रोटीन जो कि इनहेरिटेड होता है, आपको अपने माता पिता से मिलता है। ठीक है, इसको ही हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, डीएनए, आरएनए, ये सब आपने सुना होगा। डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसे में पाए जाते हैं जीन्स। तो जीन्स जो है ये क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि जेनेटिक जीन्स बनाती हैं किसी भी प्रजाति का। ठीक है, अगर कोई सिंगल प्रजाति है या सिंगल स्पीसीज है उसमें हाई डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल सकती है जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, जैसे कि बात करें होमोसेपियंस, चाइनीज़, इंडियन अमेरिकन, अफ्रीकन, आप देख सकते हैं कि अगर इंडियंस की ही बात करें तो उसमें काफ़ी हद तक आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी आपको मतलब उनके फीचर्स अलग देखने को मिलेंगे। साउथ साइड में जाएंगे तो उनके फीचर्स अलग देखने को मिलेंगे। तो वो अलग अलग रीजन के हिसाब से हर किसी की जो भी फिज़िकल फीचर्स देखा जाए तो वो चेंज होते जाते हैं। तो इंडिया में अगर देखा जाए मोर देन 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए विविधताएं ह्यूमंस के साथ साथ ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं और साथ साथ में प्लांट्स में देखने मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ राइस आपको देखने को मिल सकते हैं और 1000 से ज़्यादा प्रकार के वैरायटी के आपको मैंगो या आम मिलते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या करती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउ करती है किसी भी प्रजाति को ताकि वो अपने
पर्यावरण के हिसाब से, पर्यावरण जिस तरीके से बदल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकें। और इसी जो चेंज को हम कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। तो ये जो डाइवर्सिटी है इसका मेन एम ये है कि इंश्योर करें कुछ जो प्रजातियां हैं वो सरवाइव कर पाएँ, सस्टेन कर पाएँ अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, और डिज़ायरेबल जीन्स जो है ऐसे वो डेवलप कर ले, या जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे जो जीन्स है उनको मेंटेन करके रखें। तो स्पीसीज़ जो कि एक दूसरे से अलग होती है जेनेटिकली, ठीक है, ये इंटरब्रीड नहीं करती है नेचर में। ठीक है, तो गाइस आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट हो। आई होप आपको सारे जो टर्म्स हैं वो समझ में आए होंगे। ये नोट्स आपको एट द एंड ऑफ द सीरीज़ मिल जाएंगे। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस, बट आप टर्म्स को बहुत अच्छे से समझिए। और आई एम देयर, आई विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। थैंक यू।